So the last time we discussed the depreciation case 1. डेप्रिसिएशन केस 1 में हमने दो फॉर्मूला सीखे थे। तो किसको याद है कौन कौन से फॉर्मूलाज थे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए? सर SLM। एक तो हो गया SLN और दूसरा वाला मेथड कौन सा था हमारा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करे थे लास्ट टाइम और हमने उन्हें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, हम केस नंबर 2 पे चलते हैं। हमने केस नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन कर ली है। लेट अस टॉक अबाउट केस नंबर 2। So case number 2 हमसे क्या कह रहे हैं? Case number 2 is saying that prepare a spreadsheet in MS Excel which accepts cost of asset, life of asset, rate of depreciation and months in first year as the input, produces a comparative schedule of depreciation as output in the following format. अब यहां पे इन्होंने हमको एक एक्स्ट्रा इनपुट दिया है, वो है डेप्रिसिएशन मेथड में उन्होंने बोला है सेलेक्ट मेथड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ सिंगल टेबल। अभी हमने एक्सेल में दो टेबल्स क्रिएट करे। टेबल 1 जहां पे फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया SLN के हिसाब से, फिर हमने टीबी के मेथड के हिसाब से दूसरी टेबल बनाई। अब वो हमसे कह रहे हैं कि एक ऐसी शीट बनाओ जिसमें हमारे को एक ही टेबल हो और हम मेथड को चूज कर सके कि कौन सा मेथड लगाना है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज दिस शीट ओनली। तो हम इसको शीट 2 में ले चलते हैं। So here we are और हमने जूम को एडजस्ट कर लो। ओके, so now what the question is saying is very simple कि पुरानी वाली शीट में जो कुछ भी हमने किया था वो सब ठीक है, बट अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो है आपका, वो हमको सिर्फ एक ही चाहिए, एक ही टेबल बनानी है जिसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। तो इसी में हम चाहें तो SLN के हिसाब से कैलकुलेट कर दें, इसी में चाहें तो DB के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी हैव टू ऐड अनदर line over here, another cell, select method of depreciation. तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पर अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? What can we do to provide a choice? अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे चॉइस हो शीट के यूजर के पास कि वो चाहे तो SLN सेलेक्ट करे, चाहे तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सेलेक्ट करे, तो क्या कर सकते हैं इस सेल के साथ? हाँ जी,
जब हमें चॉइस देनी होती है यूजर को तो हम क्या करते हैं? जल्दी बताइए देवियों और सज्जनों। अगर केस 3 याद हो तो हमारे पास यहां पर एलिजिबल फॉर एचआरए का केस आया था। तो हमने इस सेल में क्या लगाया है? इस सेल में हमने चॉइस देने के लिए कि क्या कोई जो अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकता है इस शीट के साथ में, उसको हमने क्या चॉइस दी रखी है? यस और नो, राइट। और ये चॉइस कौन सी चॉइस है? क्या कहते हैं हम इसे एक्सेल में? कैसे करते हैं हम एक्सेल में इसका काम? हाँ जी, देखो अब तो ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाली है। मैं तो अब क्लास में तुम लोगों के सामने खड़ा हूंगा, तो बोलना ही पड़ेगा। क्या करते हैं? मेथड का अगर हमें चॉइस देना होता है तो हम क्या करते हैं? कुसुम, बाय पुटिंग और चॉइस कैसे दो? सर लिस्ट ये बना के वो वाली, हाँ, कौन सी लिस्ट होती है? वो क्या कहते हैं उस लिस्ट को? वो डेटा टैब में से बनाते हैं जो हाँ हाँ, उसका नाम है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन। हाँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू देते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो बताते जाओ कैसे करते हैं। डेटा टैब में आ गया मैं, अब क्या करूं? जतन बता डेटा रहे थे। वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, वेरी गुड। फिर अब क्या करना है? ये यहाँ पे अब हमें वन टू अलाउ, वो 1,2 वैसे करके कुछ लिखते थे सर आप। हाँ कुछ लिखता था, पर उससे पहले मैं अलाउ में क्या लिखता था? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, होल नंबर, डेसिमल, क्या चूज करूं? लिस्ट। लिस्ट, वेरी गुड। लिस्ट, हाँ लिस्ट। ठीक है, अब सोर्स में मैं लिख सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो सोर्स में मान लो मैं दो ऑप्शन डालता हूं, SLN कॉमा, और एक स्पेस जरूर देना है दूसरा चॉइस का नाम लिखने से पहले, DB। SLN कॉमा DB का मैंने चॉइस दे दिया है, ओके। तो अब आप यहां पर देखोगे कि मेरे पास चॉइस है, मैं चाहो तो SLN सेलेक्ट कर लूं, मैं चाहो तो DB सेलेक्ट कर लूं। तो ये भी मेरे लिए एक चॉइस है जो कि मैं यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हमने जो टेबल पहले से बना रखी है इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ईयर्स की गिवन है, और तुम्हारे पास ये ओपनिंग बैलेंस सारा का सारा सेटअप है। पहला वाला जो रो का ओपनिंग बैलेंस है वो कहां से आ रहा है? वो कॉस्ट ऑफ एसेट से आ रहा है, B3 में से लिया है हमने। फिर उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन अप्लाई किया और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाला है। तो चूंकि डेप्रिसिएशन मेथड की ही चॉइस है, वी हैव टू ओनली चेंज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ये वाला जो कॉलम है हमारा डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला है उसको चेंज करना है। तो क्या कर सकता हूं यहां पर? जानते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए हमें SLN लगाना पड़ेगा, हम जानते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस के लिए हमें DB लगाना पड़ेगा। तो इस कॉलम में जो मैं मेथड यहां सेलेक्ट करूं उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन आ जाए, उसके लिए क्या लगाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे? देखो कंडीशनैलिटी की बात है। अगर किसी ने SLN सेलेक्ट किया तो उसके हिसाब से SLN का डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर किसी ने DB सेलेक्ट किया तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है।
तो हमें पता है कि जो इस सेल में लिखा होगा उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो बताइए क्या करें कि डेप्रिसिएशन सही सही कैलकुलेट होकर आए। क्या करना है दोस्तों? क्लास में भी ऐसे ही बैठेंगे जैन मुनि बनकर, एकदम शांत। कहीं आप सब लोग जैन तो नहीं है? वो भी एकदम मुनि टाइप लोग। क्यों कुसुम? यस कुसुम, क्या कर सकते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए? वन 1072 अमित, व्हाट कैन वी डू? सो फॉर्मूले में सेल का एड्रेस पुट कर सकते हैं, सेल की जगह हम सेल लिख सकते हैं, सेल का एड्रेस में भी। अच्छा, पहले हम पेरोल में भी हमने अप्लाई किया था कि कभी कभार कंडीशंस आती थी, कहते थे यस हो सकता है एचआरए, नो हो सकता है एचआरए, हो सकता है ऐसे कैलकुलेट करना पड़े। तब हम कौन से फॉर्मूले को यूज करते थे? इफ फॉर्मूले को यूज करते थे ना। तो भूल मत जाओ अभी, ठीक है, इतनी पुरानी बात नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर भी इफ फॉर्मूला ही यूज करेंगे। हम चेक करेंगे कि डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है सेलेक्टेड, और फिर उसके हिसाब से वी विल डू द कैलकुलेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। ये डेप्रिसिएशन में हमने पहले से क्या लिख रखा है? हमने लिख रखा है SLN का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसको पहले तो कट कर लीजिए, कंट्रोल X। इसको डिलीट नहीं करना है, सिर्फ कट करना है। आप टाइप करना शुरू करिए इफ, और यहां पे सेलेक्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसको फ्रीज कर लीजिएगा। B7 में अगर SLN लिखा हुआ है तो क्या करना है? आप कंट्रोल V कर दीजिए, SLN का फॉर्मूला आ जाएगा यहां पर। अब आपको SLN का फॉर्मूला लगा देना है। अगर ऐसा नहीं है, यानी वैल्यू इफ फॉल्स, जो तीसरा पार्ट होता है इफ फॉर्मूले का, वहां पर हम अब DB का फॉर्मूला डाल देंगे। वही सारे इनपुट हैं जो हमें सेलेक्ट करने हैं। कॉस्ट फिक्स कर लेंगे, सैल्वेज वैल्यू सेलेक्ट करके फिक्स कर लीजिए, फिर लाइफ को सेलेक्ट करेंगे, लाइफ एंड एसेट, उसको फिक्स कर लिया हमने। फिर बात आई पीरियड की। तो पीरियड क्योंकि यहां पर से अवेलेबल है, ईयर वाले कॉलम से अवेलेबल है, तो हमने उस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। और लास्ट में आया मंथ का इनपुट, यानी कितने महीने फर्स्ट ईयर में हमने एसेट को यूज किया है। तो वी विल यूज B6। तो अब हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। So now as you can see, अब अगर मैं यहाँ पे SLN सेलेक्ट करूंगा तो कुछ और डेप्रिसिएशन आएगा, अगर मैं इसमें DB सेलेक्ट करूंगा तो कुछ और डेप्रिसिएशन आएगा। यानी कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो इस सेल के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करने लग गया है। अब चूंकि हमें पता है कि SLN का फॉर्मूला हमने अलग तरीके से लगाया था सेकेंड रो से, तो हम यहां पर भी सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। कंट्रोल X कर लीजिए, इफ फॉर्मूला टाइप करिए, लॉजिकल टेस्ट में B7 सेलेक्ट करके फ्रीज करेंगे, लिखेंगे SLN के बराबर है क्या,
वैल्यू ऑफ ट्रू में SLN का फॉर्मूला डाल दीजिए और अब DB का फॉर्मूला डालेंगे, वही कॉस्ट, सैलवेज वैल्यू, लाइफ ऑफ एसेट, पीरियड आपको यहां नीचे वाले सेल से सेलेक्ट करना है और मंथ। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। इस फॉर्मूले को अब हम यहां नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। अब बात ही आती है हमारे लास्ट वाले ईयर के लिए, जो कि फिर से हमें SLN में एडजस्टमेंट करना पड़ता था। फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से जो हमने फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है उसको कंट्रोल X कर दीजिए। इफ लॉजिकल टेस्ट, अगर आंसर है SLN तो यही फॉर्मूला लिख दीजिए, नहीं तो हम DB का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसी तरीके से। दैट इज हाउ हमारा जो ये टेबल है वो अब डिपेंड करेगा कि हम SLN सेलेक्ट करते हैं या DB सेलेक्ट करते हैं। तो अभी जब हमने SLN सेलेक्ट किया तो SLN के हिसाब से 8 लाख आ गया। अगर जब हमने DB सेलेक्ट किया है तो DB के हिसाब से 8,10,000। DB में हमेशा आपकी सैलवेज वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 8 लाख आएगी, हमेशा सेम नहीं आएगी। तो इस हिसाब से हमने अपनी इस टेबल को केस 2 के हिसाब से बेसिक कंपैरेटिव डेप्रिसिएशन शेड्यूल विद चॉइस ऑफ मेथड बना लिया। ठीक है, so now you can choose which method to also apply। अब इस शीट में लास्ट टाइम मैंने एक बात कही थी कि इस शीट की एक शॉर्टकमिंग है, एक लिमिटेशन है। किसको याद है इस शीट में कौन सी ऐसी चीज है जो हम चेंज नहीं कर सकते? चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। किसको याद है? इस शीट में कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर हमने चेंज किया तो हमारी शीट गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन ठीक से नहीं होगा? यस, लाइफ ऑफ एसेट। यानी कि जब हम लाइफ ऑफ एसेट को यहां पर 10 साल की जगह मैं मान लो कर देता हूं 4 साल, तो आप देख रहे हो यहां पे माइनस में आने लग गया है मामला। और हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो इस साल तक खत्म हो जाना चाहिए था। 5th ईयर पे आते आते टेबल को 8 लाख पे पहुंच जाना चाहिए था, बट वो पहुंची नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये शीट लाइफ ऑफ एसेट चेंज करने पर गड़बड़ कर जाती है। मैं 10 कर दूंगा तो वापस काम कर रही है। मैं मंथ्स इन फर्स्ट ईयर को अगर चेंज करके 10 महीने कर देता हूं तो काम करेगी, 12 महीने कर देता हूं तो भी काम करेगी, राइट? बट इट डज नॉट वर्क when I change life of asset।
नाउ वी हैव टू फाइंड अ वे कि हम लाइफ ऑफ एसेट को भी चेंज कर पाए. दैट इज द टास्क दैट वी हैव. बट इस क्वेश्चन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये जो केस 2 था इसमें हमें बस क्या करना था, हमें ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की चॉइस यहां पर इंट्रोड्यूस करनी थी, जो कि हमने कर दी है. एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि ये मेथड हमने कैसे अप्लाई किया? कोई शॉर्ट में फटाफट बता सकता है कैसे किया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे हमने? क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे थे? पहला स्टेप क्या था? हाँ जी, पहला स्टेप क्या था? यस, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? सर जो फॉर्मूला लिखा था उससे कट करा. सबसे पहले तो हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था, राइट? सबसे पहले मेक अ ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर चॉइस ऑफ मेथड. तो हमने चॉइस क्रिएट करी थी पहले. अब अगली चीज क्या करी थी फिर? दूसरी चीज क्या करी फिर? दूसरी चीज हमने करी डेप्रिसिएशन वाले फॉर्मूले को चेंज करा हमने. तो सबसे पहला चेंज हमने क्या किया था? अमित बता रहे थे, तुम बता रहे थे कि हमने पहले ओरिजिनल फॉर्मूला को कट किया और फिर इफ का इफ का फॉर्मूला जोड़ा. ठीक है, तो कट द डेप्रिसिएशन ओरिजिनल डेप्रिसिएशन फॉर्मूला एंड तीसरे स्टेप में हमने कहा इंट्रोड्यूस इफ फॉर्मूला क्या टेस्ट किया था हमने? लॉजिकल टेस्ट क्या था, किसको याद है? लॉजिकल टेस्ट में क्या लिखा था हमने? यस जतिन, लॉजिकल टेस्ट में if B7 is SLN, then comma SLN का formula. राइट. If value false, then diminishing valence का formula. गुड गुड. तो हमने टेस्ट किया, टेस्ट इफ द सेलेक्टेड मेथड इज SLN. अगर SLN निकला तो पेस्ट द ओरिजिनल SLN फॉर्मूला इन वैल्यू if. फोर्थ स्टेप हुआ राइट द DB फॉर्मूला इन वैल्यू if
अच्छा, ये हमने सारी रोज के लिए एक साथ कर दिया था या फिर कुछ अलग तरीके से किया था? क्या हमने सारी रोज के लिए इफ वाला फॉर्मूला एक साथ लिखा था? नो क्या सर। चीज, कैसे किया था बताओ हमें। या कुसुम तुम बताओ कैसे किया था? सबसे पहले हमने कौन सी रो का फॉर्मूला चेंज किया था? हाँ, फर्स्ट और लास्ट में अलग अलग किया था, और फिर जो बीच वाली रोज थी उनके लिए अलग किया था, राइट? क्रिएट द इफ फॉर्मूला फॉर फर्स्ट, लास्ट and other middle rows separately। ठीक है, ये फाइनल स्टेप है जो ध्यान में रखना है कि हमको फर्स्ट और लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट जो है, वो एडजस्टमेंट हमें क्यों करना पड़ता है, किसको याद है? फर्स्ट और लास्ट ईयर में एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत पड़ती है? Why do we need to have separate adjustment for first and last year? सर फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ मंथ्स यूज करने में भी डिफरेंट हो सकते हैं, फुल Right. ईयर यूज ना हो सकते ऐसा। अगर हमने फर्स्ट ईयर में फुल ईयर के लिए नहीं यूज किया है, मान लो साल आधा बीत गया था उसके बाद ही खरीदा एसेट, या फिर एक ही महीना बच गया था इस साल का और मार्च 31 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, हमने मान लो 1 मार्च को मशीन खरीदी, तो उसके ऊपर हमने सिर्फ एक ही महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, एक महीने के लिए ही यूज करिए। फिर आने वाले सालों में हम पूरे पूरे सालों का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और जब लास्ट ईयर आएगा तो हमें उस मशीन को 11 महीने में ही रिटायर कर देना है। ठीक है, तो तब लास्ट ईयर में जितने महीने बाकी हैं फर्स्ट ईयर में से, उतने महीनों के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, तो ये हमने बात समझ ली है, और इसके हिसाब से हमने ये जो सेकंड केस है उसे सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने गिवन बिलो आर द पर्टिकुलर्स ऑफ अ फिक्स्ड एसेट परचेज दिस ईयर, कॉस्ट ऑफ वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, लाइफ ऑफ एसेट, मंथ इन फर्स्ट ईयर, और उन्होंने कहा है कि ऐसा डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाओ। डेप्रिसिएशन शेड्यूल में क्या चाहिए? बस पीरियड चाहिए, डीवी और एसएलएन का मेथड चाहिए। तो दोनों मेथड्स के हिसाब से कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमें निकालने को बोला है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू डू। लेट मी ओपन द फाइल अगेन। तो अब हमें वापस से जो सेल्स चाहिए उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक नई शीट में ले चलते हैं, और अब इस बार हमें जो टेबल बनानी है वो कुछ ऐसी टेबल बनानी है।
ये है हमारा डेप्रीसिएशन केस। तो हमें ईयर चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से पीरियड या ईयर कुछ भी हो सकता है। देन वी हैव डीबी मेथड। पहले हमें डीबी मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना है और फिर हमें एसएलएन मेथड के हिसाब से और ये भी हमारा एक बेसिक कंपैरेटिव डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चलिए, हमें डिटेल्स क्या क्या दी हुई है। 2 लाख का फिक्स्ड एसेट है, तो हम इसको 2 लाख बना देते हैं। 2 लाख का फिक्स्ड एसेट है। सैलवेज वैल्यू है 5000, सैलवेज वैल्यू 5000। लाइफ ऑफ एसेट है 8 साल। अब यहां देखोगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1 to 40 ईयर्स। यहां उन्होंने बता रखा है कि 1 से 40 साल तक आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर एक लिस्ट बनाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। तो हम यहां साइड में एक लिस्ट बना लेते हैं 1 से लेकर 40 तक की। तो 40 तक मैंने ये लिस्ट क्रिएट कर दी। 40 जहां से आ रहा है वहां से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो ड्रैग करके मैंने 1 से लेकर 40 की लिस्ट बना ली है। अब मैं इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू आराम से बना सकता हूं। लाइफ ऑफ एसेट पे जाना है और डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और सोर्स में 1 से लेकर 40 तक इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब आप यहां पे देखोगे आपके पास एक चॉइस है कि आप 1 से लेकर 40 के बीच में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। मंथ्स इन फर्स्ट ईयर उन्होंने 1 से 12 बताया हुआ है, तो हमारे पास 1 से 12 तक की चॉइस अवेलेबल है जिसमें हमें 6 मंथ्स के लिए सेलेक्ट करना है। तो अब हम अपना डेप्रीसिएशन वाला जो शेड्यूल है उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। डीबी मेथड में से हमको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, काफी आसान है। डीबी मेथड का फॉर्मूला शुरू करिए, कॉस्ट की जगह पे कॉस्ट लगाइए, सैलवेज वैल्यू की जगह सैलवेज वैल्यू डालिए, लाइफ ऑफ एसेट की जगह इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, पीरियड की जगह पे हम यहां जो बगल में हमने कॉलम बनाया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज मत करना उसे, और मंथ में हम मंथ को सेलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे। तो अब आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो आ गया है। अब चूंकि हमने सिर्फ 7 साल के लिए कैलकुलेट करना था और मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 8वें साल तक कैलकुलेट होगा, तो बाकी सब जगह पर एरर दिखा रहा है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम एसएलएन के मेथड के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो एसएलएन के लिए अब हमारे पास क्या है, हमको ऑलरेडी एसएलएन का फॉर्मूला यहां पर मिला हुआ है, तो हम एसएलएन का फॉर्मूला यहां पर डालते हैं। बाकी सब हटा दीजिएगा। एसएलएन के फॉर्मूले में हमें एसएलएन का फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। हमें सबसे पहले कॉस्ट को फिक्स करना है, तो कॉस्ट हमारी यहां पर है B4 में। फिर हमको बतानी है सैलवेज वैल्यू, तो सैलवेज वैल्यू है हमारी B6 में, और लाइफ ऑफ एसेट है B5 में।
चूंकि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर के लिए अब सेल चेंज हो चुका है, हम B7 को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम B7 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमारा पहले साल में कितना स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा वो कैलकुलेट हो गया। उसी तरीके से अब हम आगे का फॉर्मूला भी बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे को सेवेंथ ईयर तक कॉपी कर लीजिए और इसमें से अब एडजस्टमेंट वाला जो अमाउंट है उसे हटा दीजिए। तो आपका विदाउट एडजस्टमेंट एसएलएन कैलकुलेट हो जाएगा। एट्थ ईयर में आने के बाद हमको पता है कि हमें फिर से एसएलएन का जो एडजस्टमेंट है वो लगाना पड़ेगा। तो इस पूरे फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट को लगाइए, कॉस्ट ऑफ एसेट आ गया। देन वी हैव सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू की जगह पे 5000 का सेल, और लाइफ के साथ में हम लाइफ वाला सेल ऐड कर दें। तो अब हमको इसमें जो एडजस्टमेंट करना होता है लास्ट ईयर में आकर, उसके बारे में सोचना होगा। तो लास्ट ईयर में क्या एडजस्टमेंट करते हैं हम, किसको याद है? So 12 minus number of months used in first year. तो हम शुरू करते हैं 12 माइनस नंबर ऑफ मंथ्स इन यूज इन फर्स्ट ईयर, और फिर डिवाइडेड बाय 12। तो ऐसे हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ठीक ठाक उसने कैलकुलेट कर दिया है डेप्रिसिएशन, जो कि फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में सेम डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है। यानी कि 6 महीने के लिए जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना था वो सही कैलकुलेट हुआ है। तो इस हिसाब से जो टेबल में गिवन था, 8 साल, सॉरी, तो इसको 8 साल तो अब हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर फॉर्मेट एज टेबल कर सकते हैं। और इन सारे के सारे जो अमाउंट्स हैं उनको हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने ये शेड्यूल क्रिएट कर लिया डीबी मेथड और एसएलएन मेथड के हिसाब से। अब हम ये कंपैरेटिव शेड्यूल क्यों बना रहे हैं, इस पे अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो हमको इस टेबल की वैल्यू भी समझ में आएगी। ठीक है, तो आज एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं एक्सेल में। मैं ग्राफ करना चाहता हूं कि हर साल दोनों मेथड के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, तो मैं इंसर्ट में जाता हूं। सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम यहां पर इंसर्ट में 2D लाइन का चार्ट सेलेक्ट करेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं थोड़ा इस ग्राफ के बारे में।
range DB मेथड के लिए E5 से E13 की वैल्यूज हैं, ठीक है। SLN मेथड में क्या है, F5 से F13, ठीक है। तो ये कर्व क्यों दिखा रहा है ये? स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ये ऐड क्यों कर रहा है? Everybody can see यहाँ ग्राफ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। जो ग्रे लाइन है हमारा, उसको SLN मेथड को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि वो कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो काम करते हैं, फिर इसको वापस अगर हम इसमें कन्वर्ट करते हैं और डेटा SLN मेथड को अब ऐड करते हैं, इसका नाम SLN वैल्यूज। Why it is happening? अच्छा, मैंने स्टार्ट लाइन बना दिया, ओके, बाय बाय। अब ठीक नजर आ रहा है। सो हियर यू कैन सी कि हमने जो दो मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, अगर मैं उसे एक ग्राफ पे डालता हूं तो हमें नजर आ रहा है कि पहले साल में डेप्रिसिएशन मेथड के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज हो रहा है। तो शुरू में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन ज्यादा है और SLN मेथड का डेप्रिसिएशन कम है। आगे बढ़ते हुए जैसे ही 4 साल का पीरियड क्रॉस करते हैं हम, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से वो कम होता चला जाता है। तो अगली क्लास में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि ये डेप्रिसिएशन मेथड का चॉइस हमारे प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करता है। तो इस बारे में सोचिएगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी, और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से करेंगे तो कैसे अफेक्ट होगी। ठीक है, तो हर साल के बारे में सोचिएगा, पहले 4 सालों में क्या होगा और 4 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस ग्राफ ही जो मुझसे अभी गलती हो रही थी ग्राफ बनाने में, उसको भी देख लेते हैं। मैंने जब डेटा सेलेक्ट किया था तो मैंने यहां पर ये वाला ग्राफ ले लिया था, दैट इज कॉल्ड स्टैक्ड लाइन। स्टैक्ड लाइन का मतलब होता है कि जो हम पहले कॉलम में सेलेक्ट करते हैं वैल्यूज,
उसको दूसरे कॉलम को प्रेजेंट करते वक्त उस पर ऊपर ऐड कर दिया जाता है। तो स्टैक्ड नहीं, हमको सिंपल लाइन वाला चार्ट लेना है और उसके बाद आपका ऐसा ग्राफ बिल्ड हो जाएगा। ठीक है? काफी सारा डिस्कशन हम आज ही कर लेते, बट मेरी गलती की वजह से आज हमने कुछ टाइम वेस्ट कर दिया इसमें। एनीवेज, कल क्लास में कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन आगे फिर से, और ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर दूंगा। ठीक है? So see you guys tomorrow if you don't have any questions. ओके सर। सर डिमिनिशिंग बैलेंस में हमें नंबर ऑफ मंथ्स जो स्टार्टिंग ईयर के होते हैं उसे कैसे ट्रीट करते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें जो सबसे लास्ट वाला है इनपुट, उसमें क्या लिखा हुआ है? मंथ। मंथ। यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेता है, अच्छा भाई बताओ फर्स्ट ईयर में कितना महीना यूज किया, तो वो अपने आप फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट कर देता है। ठीक है? ओके सर। ओके, तो अगली क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर।